लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो विरोध प्रदर्शन देशद्रोह था। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो प्रदर्शन राष्ट्रद्रोह था। इसका मतलब कहीं नहीं है कि प्रधानमंत्री का विरोध नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। बिल्कुल उठाए जा सकते हैं, उठाए जाने चाहिए। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसी बातें आ रही हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिसमें भारत का भी नाम आ रहा है, दूसरी जगहों पर उसका रिएक्शन हो रहा है, हमारी जगहों पर, हमारी सरकार में उसकी चुप्पी है। ट्रेड डील को लेकर, तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। सवाल उठाना लोकतंत्र का भी काम है, मीडिया का भी काम है, और लोकतंत्र में हर उस व्यक्ति का काम है जिसने अपनी सरकार को चुना है। जिसको चुना है उसी से सवाल पूछा जाएगा, जिसको हरा दिया उससे क्या सवाल पूछा जाए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है पूजा, इस देश की संवैधानिक परंपरा तो नहीं, खैर, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था तो नहीं, लेकिन परंपरा तो है कि लोकसभा में या किसी भी सदन में 1/10 से ज्यादा सदस्य संख्या विपक्ष की अगर होगी तो उसके नेता को नेता विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा और नेता विपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ये संवैधानिक व्यवस्था है। देश में 543 या लोकसभा सीटें हैं। 54 सीटों से ज्यादा अगर किसी भी पार्टी को मिलेगा तो वो नेता प्रतिपक्ष होगा, और नेता प्रतिपक्ष होगा तो वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाएगा। राहुल गांधी ने वो अर्हता, वो योग्यता पार कर ली है। उनके सदस्यों की संख्या 100 के आसपास है, लिहाजा वो नेता विपक्ष है और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। इसलिए वो एक व्यवस्था है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है, या प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं कि वो विपक्ष के नेता नहीं है, वो ठीक इस बात पर कि विपक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने एआई समिट में हुए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के इस रवैये के साथ नहीं खड़े हुए। कोई भी नहीं खड़ा हुआ, मैंने कहा पहले भी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और उसके अलावा देश में कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार, कोई इसके लिए इसका समर्थन नहीं है कि वो प्रदर्शन वहां होना। प्रदर्शन का समर्थन है, विरोध का समर्थन है, लेकिन जगह का समर्थन किसी ने नहीं किया कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। उसी चीज को लेकर प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष भी इसका साथ नहीं दे रहा है। अभी संसद का दूसरा सत्र, बजट सत्र का दूसरा सेशन अभी शुरू होने वाला है। सरकार और प्रधानमंत्री को लग जाएगा कि विपक्ष किन किन मुद्दों पर साथ है, कौन कौन राहुल गांधी के किस मसले पर साथ है। विपक्ष जाएगा नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ तो उसके पास भी विकल्प नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी वही है, या तो आप कांग्रेस के साथ जाइए, नहीं तो आप बीजेपी के साथ जाइए। अब तीसरा मोर्चा की देश में कोई जगह बची नहीं। पर राजीव, नंगा, बेशर्मी, थू थू, कब्र खुदेगी, ये किन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? क्यों बार बार राजनीति में हम इस स्तर तक गिरते हैं कि बार बार शब्दों की, राजनीति की मर्यादा टूटने पर आमादा हो जाती है? इस पर हमें चर्चा करनी पड़ जाती है। और दूसरा ये कि कल जिस तरह के बयान यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे, समझ क्या आ रहा है राजीव? क्या वाकई में ये साबित करने की कोशिश बड़ी ही चालाकी से की जा रही है कि यहां पर राहुल गांधी प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं, अलग थलग करने की तैयारी में उसे पूरे विपक्ष से? क्या इस तरह की रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी इस तरह की कोशिश करेगी और कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश बीजेपी की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। और जो भी आप शब्दों की बात कर रही हैं, वो देश के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की भाषा में शुमार हो चुका है। और मर्यादा, मूल्य, सम्मान, विचारधारा, अब ये सब देश में, राजनीति में ये सब बातें जो कर रहा है, तो वो कुछ दूसरे ही ग्रह पे रह रहा है, उसे ये समझना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उन बातों का दौर चला गया जब राजनीति, मूल्य, आदर्श की बात है। अब की राजनीति सिर्फ चुनाव और सत्ता तक सीमित है और उसी के इर्द गिर्द पूरा काम हो रहा है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के एआई समिट में उनके कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की बात है, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर तकरीबन हर व्यक्ति ने उस प्रदर्शन को अनुचित करार दिया और सबने ये कहा, सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, कि प्रदर्शन की जगह कहीं दूसरी जगह भी हो सकती थी। वो मंच प्रदर्शन का नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम नहीं था, वो इंडिया एआई समिट
AI इम्पैक्ट समिट था और वो भारत उसका मेजबान था, देश उसका कार्यक्रम कर रहा था। वहां पर जाकर के राजनीतिक बातों पर प्रदर्शन करने, वो आप गेट के बाहर कर सकते थे, आप जंतर मंतर पे कर देते, आप प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने करते, उनके आवास के सामने करते, वित्त मंत्री ट्रेड डील वाणिज्य मंत्री के खिलाफ करते, उनके घर कार्यालय के करते, कहीं कोई विरोध नहीं था, आप जंतर मंतर पे करते। लेकिन जहां पर किया गया वो जगह गलत थी और उसके करने का संदेश गलत जाता और गया है, ये बात कही गई। ये अंश बार बार मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करना एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के लिए ये कितना जायज लगता है? आप जहरीली राजनीति कर रहे हैं। आप यहां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह से आप अपने ही देश को बदनाम करने की जो कोशिश की गई गंदी राजनीति पर आप उतर आए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूजा जी, सबसे पहली बात तो कल जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बयान था, जो उनकी शब्दावली थी, मुझे उसमें और अंग्रेजी हुकूमत का जो गांधी जी के प्रति जो उनकी शब्दावली थी, उसमें कोई मुझे फर्क ज्यादा नजर आया नहीं। तो सबसे पहली बात तो वो जो उनका कल का पूरा भाषण था, वो डरा हुआ, घबराया हुआ, बौखलाया हुआ पूरा भाषण था उनका। अब रही बात जो कल इस देश के प्रधानमंत्री की जो शब्दावली रही थी, जो निम्न स्तर की भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया था, नंगाई तमाम चीजें, तो वो जो है मुझे लगातार ऐसा लगता है कि उनकी भाषा का जो स्तर वो लगातार जो है गिरता जा रहा है। अब रही बात, उन्होंने कहा कि नंगाई की, तो नंगा कौन है, कौन किसकी नंगाई दिख रही है, तो साफ जो है दिख रहा है कि किसका नाम जो है बार बार एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है। ये साफ दिख रहा है कि बार बार किस मंत्री का नाम जो एप्स्टीन फाइल्स में लिया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन नंगाई है तो पूरा देश देख रहा है। नंगाई की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप जो देख लीजिए कि नंगा कौन है, जो ट्रंप के दबाव में आके जो है रूस से तेल लेना बंद कर देता है। नंगा कौन है? नंगा वो है जो कि इस देश के किसानों के अधिकार को जो है छीनने का काम करता है। नंगा कौन है? नंगा वो है कि जो यहाँ पे जो है भारत के नागरिकों का डेटा जो है अमेरिका को बेचने का काम कर रहा है। ठीक है अंश, अब यहाँ पर तो देखिए प्रधानमंत्री भी ये खास तौर से कह ही रहे हैं कि भाई अगर आपको आपकी मंशा वाकई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो आपको लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप माता बहनों के सहारे आगे आने की कोशिश करेंगे। वो जिक्र संसद में जो कार्रवाई, जो घेरा गया प्रधानमंत्री की कुर्सी तक, आप महिला आपकी सांसद जो पहुंच गई थी। देखिए पूजा जी, इस देश के प्रधानमंत्री जो कि कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, इस वजह से वो इस देश के किसानों के अधिकारों से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, युवाओं के रोजगार के भविष्य से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। वो एक डरपोक प्रधानमंत्री, इसलिए वो बार बार जो है प्रदर्शन से डर जाते हैं। कभी वो जो है संसद में महिला सांसदों से डर के भाग जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं। कभी कभी जो यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट से डर के भाग जाते हैं। पंजाब में जब प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां पे अपने खुद के समर्थकों से डर के भाग जाते हैं। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे उन्होंने महिलाओं को जो कम आंकने की कोशिश की और कहा कि उनको किसी ने भेजा है, यानी महिला अपने खुद के निर्णय नहीं ले सकती क्या? एक महिला सांसद जो चुन के अपने खुद के निर्णय नहीं ले सकती। और आखिरी बात, बस एक आखिरी बात, यहाँ पे जो भाषा की बात हो रही थी, अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है यूथ कांग्रेस के जो हमारे प्रोटेस्ट उस पर नंगाई की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, क्या ये नंगाई है या नहीं है जब वो शर्टलेस अपना कुर्ता उतार के प्रदर्शन कर रहे थे? अगर यहाँ पे देश की अस्मिता की बात आएगी तो अस्मिता पे ये भी आएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के समय पे कैसे तमाम दुनिया भर की मीडिया के सामने, तमाम दुनिया भर के एथलीट्स के सामने अपने कैसे भारत के सामने उनके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन किया। जब ये समय पे हमारा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आपके समर्थकों ने, भाजपा के समर्थकों ने कैसे गुंडाई दिखाई, पथराव किया, लाठियां चलवाई। उससे भारत की कौन सी अस्मिता पे जो है बड़ा है? वो बाहर सड़क पे था ना प्रदर्शन अंश, यही तो एसएन सिंह जी कह रहे हैं और तमाम जो दूसरे नेता हैं सत्ता पक्ष के वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन फखरुल हसन चांद जी, कदम बहुत संभल कर रखना होगा क्योंकि यहां तो कांग्रेस एक बड़ा खतरा बनती जा रही है विपक्ष के लिए भी। नहीं पूजा जी, पहले तो मैं बताऊं, देश की छवि तब भी खराब होती जब भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद सदन में खड़े होकर गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करता है। देश की छवि तब भी खराब होती है, सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ भी करते हैं पूरी दुनिया देखती है। जब आसाम के मुख्यमंत्री एक वीडियो जारी करते हैं तब भी देश की छवि खराब होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और देश की छवि तब भी खराब होती है जब महाराष्ट्र से चल के किसान नंगा दिल्ली पहुंचता है, तब भी देश की छवि खराब होती है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवान जब वो ऊपर कपड़े उतार देता है तब भी देश की छवि खराब होती है। केवल देश की छवि भारतीय जनता पार्टी के सेलेक्टिव अप्रोच से खराब नहीं होती। तो कह रहे हैं आप राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता ही नहीं हैं। जवाब दीजिए यहाँ पर एसएन सिंह जी। जो आदमी कपड़ा उतारता है, अगर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि उसको नंगा कहेंगे क्या कहेंगे, तो लोग कहेंगे नंगा ही है। दूसरी बात, ये पूरी कांग्रेस ना
एक फजियत की नाटक हो गई है। और आज हमारे जो इनके सहयोगी हमारे लिए विपक्ष के जो भाई हैं वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से फजियत की नाटक हो गई है। उसको क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्योंकि वो भारतीय। मैं आपको टोक रही हूँ, अगर यहाँ कांग्रेस यहाँ पर गंदी राजनीति कर रही है तो जब ये राज सिंह अमेरा हैं जो करनी सेना के प्रवक्ता हैं, जब ये बोलते हैं राहुल गांधी के लिए कि तेरे घर में घुसकर गोली मार देंगे, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, तब तो कोई गंदी राजनीति नहीं होती। तरविंदर सिंह मारवा आप ही की पार्टी के नेता, राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ, तब तो कोई गंदी राजनीति नहीं होती। प्रियंतु महादेवन हैं, ये भी आप ही की पार्टी के नेता हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन के लिए कहते हैं कि नेपाल के जेंसी जैसे नहीं होंगे क्योंकि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि अगर श्री गांधी के मन में ऐसी कोई इच्छा है तो गोलियां उनकी छाती को भेद देगी, तब तो कोई गंदी राजनीति नहीं होती। हम भी पढ़ लिख के आते हैं पूजा जी। पवन खेड़ा जी जब कहते हैं ना कि मोदी का मतलब होता है मसूद अजहर, ओसामा, दाऊद, और मोदी को तो डंडे से पीटना चाहिए। जब राहुल गांधी जी कहते हैं ना तो ये चीज आपको दिखाना चाहिए कि चौकीदार चोर है, खून का दलाल है। राज बब्बर कहते हैं पीएम की माँ और डॉलर की उम्र बराबर हो गई है। मणिशंकर अय्यर कहते हैं पीएम बड़ा नीच किस्म का आदमी है, वो बिच्छू है, सांप है। सलमान खुर्शीद कहते हैं पीएम के पिता और दादा कौन है। प्रमोद तिवारी कहते हैं मोदी गद्दार और गद्दाफी है। इमरान मसूद कहते हैं पीएम को बोटी बोटी कर देंगे। सलमान खुर्शीद कहते हैं मोदी बंदर। ये सब चीज आपको लेके आना चाहिए, हम लोग भी पढ़ते हैं। क्योंकि अगर नंगे को नंगा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। समाजवादी पार्टी फिर गिना दीजिए प्रहलाद जोशी का भी बयान जो राहुल गांधी को एक नासमझ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, गिरिराज सिंह सबसे बड़ा लुच्चा है ना। दूसरे ही बयान में वो कहते हैं कि ये फ्रॉड बालक है। जगदम्बिका पाल कहते हैं सड़क छाप मवाली का भाषण, तो वो भी गिना दीजिए, फिर विश्लेषण कीजिए। सुनिए ना, हम तो गिना ही रहे हैं। हम तो इसलिए गिना रहे हैं कि अभी चुनाव चल रहा था और कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री मध्य प्रदेश के रहने वाले वो कहते हैं हाथ में डंडा होना चाहिए और जहां भी प्रधानमंत्री मिले उनका सर फोड़ देना चाहिए। अब इस पे समाजवादी पार्टी सहयोगी की भूमिका में देखिए कैसे बात कर रही। भारत माता को डायन ये कह देंगे, बाबा साहब को भूमाफिया ये कह देंगे, तो ये तो संगत का गुण होता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अंश, अब आप बताइए, यहाँ भाषा और शब्दों की मर्यादा को तार तार तो सभी कर रहे हैं, ना आप अलग हैं और ना ही सत्ता पक्ष। जी पूजा जी, तो मैंने जैसे अपना पहले बताया तो नंगा कौन है तो यहाँ पे सब लोगों को पता चल गया। रही बात कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे कांग्रेस को बढ़ चढ़ के बोला, इतना कांग्रेस पे कोसने आगे, इतनी इनकी जो है कांग्रेस की नफरत बढ़ गई युवा साथियों के जोश से, वो इतना ज्यादा घबरा गए कि जिन विपक्षी पार्टियों को वो अपना दुश्मन मानते हैं, फिर चाहे वो बात समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी, उन सबको अपना जो है तारीफ तक करने लग गए। ये मोदी जी की घबराहट, बौखलाहट और कुछ नहीं है। लेकिन आप कल कांग्रेस को कोस रहे थे, लेकिन मुझे मोदी जी के भाषण में या उनके प्रवक्ताओं के बातों में मुझे जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात तो दिखी नहीं। उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसको जो पवेलियन जो मिला था वो 4 आईआईटी को अगर आप जोड़ लोगे उन सबसे बड़ा पवेलियन सरकार ने देने का काम किया था। उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी का अपने बात नहीं कर रहे, जिसने शर्मसार किया देश को, जिसका खुद प्रचार जो है अश्विनी वैष्णव जी कर रहे थे और उसका पता चला कि वो चाइना से कॉपीड था। आप उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे जिसका जो आपके प्रदर्शन को थोड़ी ना कोई गलत ठहरा रहा है, लेकिन वो जगह गलत थी। ये बात तो आपकी साथी पार्टी भी कह रही है। नहीं, प्रदर्शन गलत नहीं था, लेकिन वो मंच गलत था, जगह गलत थी। मंच की बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो पहली बार बिल्कुल भी ना करेगा। वो अपनी गिरिबान में झांक के देखेगी तो खुद वो जो अपने आप को दूषित पाएगी। लेकिन रही बात अगर मंच की, तो हमने तो ये भी देखा है कि ऑस्कर के मंच पे खुद ट्रंप को कई लोगों ने कोसा है। तो अमेरिका में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वहां पे सब ये लोकतंत्र को सब लोग मानते हैं। इस वजह से हमने चाइना, जहां पे जो है खुद कहते हैं कि लोकतंत्र वहां पे नहीं है, वहां पे हमने कई मौकों पे देखा है। ऋषिकेश, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। जो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कांग्रेस को सदन में नेता प्रतिपक्ष ना बताकर, इंडिया गठबंधन में बाकी विपक्षी दलों से अलग थलग करके जो एआई समिट का एक जो आधार बनाया गया है, क्या वाकई उसमें सफल होते हुए बीजेपी या प्रधानमंत्री दिख रहे हैं? और बाकी बैकफुट पर आ गई है क्या कांग्रेस इस मुद्दे के बाद से? बिल्कुल नहीं पूजा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कांग्रेस बैकफुट पर है, बल्कि वो फ्रंट फुट पर खेल रही है।
दरअसल देखिए कि कांग्रेस को अलग थलग करने के पीछे की राजनीति क्यों है। प्रधानमंत्री जिस जगह से वो बयान दे रहे थे मेरठ में, और जिसको लेकर ये कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, वो मेरठ से ही क्यों? एक तो कि पहला वो पब्लिक उनकी रैली थी, तो एक तो वजह है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति है और कांग्रेस पर निशाना साधना है। दूसरा, पूरे जो सहयोगी राजीव जी कह रहे थे कि पूरे इंडिया गठबंधन में सिर्फ समाजवादी पार्टी को छोड़कर एक भी राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं या जो प्रतिनिधि हैं खुलकर इस जो शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन हुआ इस एआई समिट के आखिरी दिन, उस पर उनके पक्ष में खड़े नहीं दिखाई दिए। उसकी वजह है, अगर ममता बनर्जी बंगाल में करेंगी तो वो सबसे ज्यादा सिंगूर, औद्योगिकरण, वहां के रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा निशाने पर रहेंगे और वो जोखिम मोल लेना नहीं चाहती हैं। तो ममता बनर्जी बिल्कुल चुप्पी मारी और उनकी पार्टी ने कभी इस तरीके के इस प्रदर्शन के पक्ष में या विपक्ष में या कोई इस तरीके का उन्होंने बयान नहीं दिया। तमिलनाडु में डीएमके की स्थिति वही देख लीजिए, केरला में आप लेफ्ट के पार्टियों का ये हाल देख लीजिए। लेकिन अखिलेश यादव ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, देखिए 5 दिन का समिट था पूजा, पहले दिन प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की वजह से वहां का जो अफरा तफरी का माहौल था वो जगजाहिर है, सारा देश, सारा सोशल मीडिया का जो विंग है वो इस बात को जानता है। दूसरे दिन गलगोटिया ने रही सही कसर पूरी कर दी। तीसरे दिन फिर वहां दूसरे तरीके का विवाद शुरू हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन इन सारे विवादों से पर्दा या फिर वो पीछे चले गए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के उस प्रदर्शन की वजह से। और उसमें भी पूजा कांग्रेस में दो फाड़ था, 2 तरह के विचारधारा के लोग थे। एक ने कहा कि ये बिल्कुल जरूरी था और इस पे स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ है और उसको आने वाले वक्त में चुनावी मुद्दा बनाया जाना है। अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, और ट्रेड डील में जो किसानों का मामला है उसको लगता है कांग्रेस को कि आने वाले वक्त में वो संजीवनी देगी इंडिया गठबंधन को, कम से कम, और खास करके कांग्रेस पार्टी को। इसलिए उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर है, उनकी नजर पंजाब पर है, उनकी नजर राजस्थान पर है, खास करके गुजरात में है। गुजरात इसका सबसे इफेक्टिव राज्य होगा। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर वो इस प्रदर्शन को, एआई समिट का अगर वो विरोध कर रहा है तो उस पर वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है। इसीलिए राहुल गांधी बिल्कुल उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और उसे वो इंडो यूएस ट्रेड डील से जोड़कर देख रहे हैं। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा की सीट है, और जब वो शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन हो रहा था पूजा, 12:30 बजे का वक्त था, उस वक्त उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सत्र चल रहा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और उन्होंने भी उस वक्त उसकी उन्होंने भर्त्सना की थी, आलोचना की थी। और अजय राय जो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में वो व्यापक दौरा कर रहे हैं, अपनी एक राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जमीन से प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं और खास करके राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं, तो उनकी कोशिश है कि विपक्ष में कांग्रेस को अलग थलग किया जाए और उसका लाभ आने वाले वक्त में चुनावी राज्यों में लिया जा सके। इसीलिए, और दूसरे जो विपक्षी के जो सहयोगी दल हैं उनको इस बात का डर है, जैसे चुनावी महीनों में ममता बनर्जी गुजर रही है, अब से 1 सप्ताह में वहां चुनाव की तिथियों का ऐलान होगा और कई सारे ऐसे जो कमजोर पॉइंट है वो ममता के खिलाफ है, वो चाहती नहीं है कि बीजेपी उनके खिलाफ मुकर प्रचार करे, तो वो उनकी तरफ से बिल्कुल चुप्पी है। तमिलनाडु में डीएमके की स्थिति आप देख ही रहे हैं, केरल में चूंकि सब चुनावी राज्यों में फंसे हुए हैं। तू समझा? हाँ। एक अखिलेश यादव है जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर इस पूरे एआई ग्लोबल समिट का उन्होंने विरोध किया, उसको लेकर उन्होंने कई तरह के व्यंग और तंज कसे, और उसका नतीजा देखिए कि, और अब जो चूंकि कांग्रेस वहां मजबूत साझीदार है, सहयोगी है, तो इसीलिए कोशिश है कि कांग्रेस को अलग थलग कर कर विपक्ष में एक अपनी राजनीति को परवान चढ़ाया जाए। कांग्रेस को लगता है कि वो इंडो यूएस जो ट्रेड डील हुआ है उसमें किसानों का मुद्दा, उसमें जो यहाँ के लोकल प्रोडक्शन का मामला है, उसको वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाए, जिससे आने वाले वक्त में जो चुनावी राज्य, बड़े चुनावी राज्य हैं, होम स्टेट जो गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, यहाँ पे किसान और जो वो ट्रेड डील के जरिए जो चीजें बार बार कह रहे हैं उसका वो चुनावी मुद्दा बनाए, हथियार बनाकर उसे वोट में तब्दील किया जाए। कांग्रेस की रणनीति यही है, इसलिए वो इसे आक्रामक तरीके से बढ़ाएगी और 9 मार्च से जब संभवतः बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू होगा तो पार्लियामेंट में भी इस तरीके की चीजें गूंजेगी और ये प्रदर्शन एआई ग्लोबल समिट वहां भी जाएगा। अच्छा बात नहीं है।